Welcome to Quality Coaching Academy. फर्स्ट ईयर पोर्शन डिस्कस करूंगा मैं। उससे पहले कुछ बातें भी आपके साथ डिस्कस करने ज़रूरी है। टेस्ट एक दफ़ा कैंसिल हुआ कुछ अनफेयर मींस की वजह से, तो बस जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। टेंशन नहीं लेना है, जो हो गया वो तो वैसे भी हो गया। दूसरे अटैम्प्ट पे टेस्ट देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्टूडेंट्स ने जितना हमसे कांटेक्ट किया था तो उसके मुताबिक से दोबारा हम बुक नहीं उठा सकते वगैरह वगैरह, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों ने फिर भी तैयारी की होगी। हम आपको यही कहेंगे विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारी दुआएं आपके साथ है। पेरेंट्स से बड़ों से दुआएं ले लें। इंशाल्लाह आप लोगों ने तैयारी की होगी। डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल बोल्ड चले जाए। सही है, क्योंकि अगर आपने काम किया, स्टडी किया और आपने टेंशन ले लिया तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, वो कहते हैं ना कि टेंशन आपके पास है वो डेथ जो है टैलेंट का। सो इसलिए आप लोगों ने डरना नहीं है, बिल्कुल बोल्डली चले जाए। दुआएं ले ले अपने बड़ों से। इंशाल्लाह टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होगा। वही जो आपने ईटा का टेस्ट दिया उस जैसा ही आपके पास होगा। आप लोगों ने पहले भी गिला किया था कि फिजिक्स में ज़्यादातर मैथमेटिकल क्वेश्चंस थे, तो मैथमेटिकल क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जिसमें आपको सोल्यूशन ज़्यादा रिक्वायर्ड था। वो तो जो ही आप फार्मूला सामने लिख लेते आपको पता चल जाता व्हाट इज़ द आंसर। तो इंशाल्लाह मैक्सिमम स्टेटमेंट वाइज होगा, इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होगा। इंशाल्लाह 20 to 30% डिफ़िकल्टी लेवल होगा। डिफ़िकल्टी इन अ सेंस के मतलब थोड़ा सा सोल्यूशन उसमें से होगा, थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह 70 to 80% आपका जो टेस्ट होता है वो नॉर्मली स्टेटमेंट वाइज टेस्ट होता है। अगर मैथमेटिकल फार्मूले से भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो वैसा नहीं होगा कि लंबा चौड़ा सोल्यूशन होगा। इंशाल्लाह आप फार्मूला जब आप लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट विल बी द आंसर। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। डरना नहीं है। इंशाल्लाह टेस्ट बहुत इजी होगा, आपकी तवक्कुआत से भी इजी होगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जिन्होंने काम किया होगा, जिन्होंने स्टडी किया होगा, जो बोल्ड टेस्ट के लिए गए होंगे, जो नहीं डरे होंगे, तो इंशाल्लाह उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो क्वालिफाई कर चुके होंगे। बेस्ट ऑफ लक। हमारी दुआएं भी आपके साथ है। मैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स पोर्शन आज के टेस्ट का स्टार्ट कर रहा हूँ। MCQ नंबर 123 आपके पास जो है, MCQ नंबर 123 आपके पास जो है, द एंटी-नोड फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव। A option exact at open end of organ pipe, exact at close end of organ pipe. C 30% above the open end of organ pipe. D option 45% below the open end of organ pipe. याद रखें, अगर आपके पास ऑर्गन पाइप हो या सिंपल पाइप हो, मैं अगर रेजोनेंस ट्यूब से आपको मिसाल दूं, वो भी ऑर्गन पाइप के प्रिंसिपल पे काम ही करता है। तो याद रखें जो एंटी नोड आपके पास होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है ओपन माउथ से। ओपन माउथ पे हमेशा एंटी नोड होता है और ये एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर होता है। कितना ऊपर होता है? अगर आप इसका डायमीटर मालूम करें, इस पाइप का डायमीटर मालूम करें, ऑर्गन पाइप हो या सिंपल पाइप हो, अगर आप इसका डायमीटर मालूम करें तो उस डायमीटर के साथ 0.3 मल्टीप्लाई करें तो 0.3 टाइम्स ऑफ डायमीटर इतना ऊपर आपके पास ये एंटी नोड बनता है। ये एग्जैक्टली ओपन माउथ पे नहीं होता। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं सो 30% ऑफ द डायमीटर ऑफ ऑर्गन पाइप आपके पास ऊपर बनेगा एंटी नोड। क्लोज एंड पे नोड होगा और ओपन पे आपके पास वो एंटी नोड होता है, लेकिन एग्जैक्टली ओपन माउथ पे नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर होता है। 30% ऑफ द डायमीटर ऑफ अ पाइप उससे ऊपर होता है। तो आपके पास करेक्ट आंसर जो है 123 में, दैट इज सी ऑप्शन। MCQ नंबर 124 आपके पास जो है, 2 किलोग्राम बॉडी फॉल फॉर 4 सेकेंड्स, व्हाट विल बी द हाइट फॉल ऑफ अ बॉडी आफ्टर हाफ सेकेंड। आपके पास ये फार्मूला है, H इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। तो इसमें आप G को आसानी के लिए 10 पुट करें, टाइम को आपको दिया गया हाफ पुट करें। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व कर ले तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 5, ये 25 आपके पास बन जाएगा, डिवाइड बाय 4, ये आपके पास 5 डिवाइड बाय 4 मीटर आपके पास बन जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करें वी विल गेट 1.25 मीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, 1.25 मीटर। MCQ नंबर 125 है, हाउ फार प्रोजेक्टाइल फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट व्हेन एट समिट where range of projectile is 240 मीटर and maximum height is a 50 मीटर। तो देखिए ये आपका प्रोजेक्टाइल है,
प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको बताएगी एमसीक्यू में कि व्हेन एट समिट, तो फिर इसका पोजीशन क्या होगा, तो हम आर को ड्रा करते हैं और आर के लिए हमें चाहिए एक एक्स और एक हमें चाहिए वाई। अच्छा, आपको जो रेंज दिया गया है अकॉर्डिंग टू द डेटा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 240 मीटर, ये आपके पास रेंज है 240 मीटर। और आपको जो हाइट दिया गया है वो 50 मीटर है, हाइट आपको 50 मीटर दिया गया है। तो देखिए पूरा रेंज 240 मीटर का है, तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 120 मीटर। ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक ये 120 मीटर हो जाएगा। रेंज को आप हाफ करें तो 240 को अगर हम हाफ करें तो 120 मीटर, ठीक है। 120 मीटर आपके पास ये एक्स होगा और 50 मीटर आपके पास जो वो हाइट होगा। अब प्रोजेक्टाइल अगर समिट पॉइंट पे, तो आर आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, एक्स 120 है स्क्वायर, सही है, और ये आपके पास 50 है स्क्वायर अंडर द रूट, सही है। जब आप इसको सॉल्व कर ले तो हमारे पास आ जाता है द करेक्ट आंसर इज 130 मीटर, आपके पास आंसर आ जाता है। देखिए फिजिक्स में खास तौर पे जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको इस तरह लग रहा है कि वो सोल्यूशन हुआ कि उसमें सोल्यूशन होता है, ये नहीं कि उसमें सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि उसको आपने फास्ट सॉल्व करने होंगे। और फास्ट टेक्निक्स किस तरह है, अब देखिए ना, अगर आप इसको कहेंगे तो इसमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कहेंगे कि यार हमारे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, 120 स्क्वायर में किस तरह करूंगा, 50 स्क्वायर में किस तरह करूंगे, तो बहुत मुश्किल है। तो आपने थोड़ा सा अकल से काम लेना होगा। अब देखिए यहाँ पर इसके साथ भी एक जीरो है, इसके साथ भी एक जीरो, हटा दे इसको, अब लिख ले 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर द रूट। देखिए मैंने इससे भी एक जीरो हटाया और इससे भी एक जीरो हटाया, तो अब आसान हुआ। ये फास्ट सोल्यूशन ट्रिक्स कहलाते हैं। तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये आपके पास 144, ये आपके पास 25, ये आपके पास 169 अंडर रूट, और ये आपके पास 13। तो देखिए मैंने एक जीरो हटाया था ना इससे, और एक जीरो लास्ट में लगा ले, तो 130 मीटर आपके पास आंसर आ गया। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना फास्ट ट्रैक, वो नंबर्स जिसके आपके पास स्क्वायर रूट आपको याद नहीं है, तो फिर उसका नज़दीक नंबर जो आपके जहन में आ रहा है जिसका स्क्वायर रूट आपको याद है, वो जहन में ले आए तो आपको आंसर का पता चल जाएगा। इंशाल्लाह मैं उस पर एक लेक्चर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए मैंने 1010 से हटाया, तो अब आसान हुआ थोड़ा सा। आप 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, 169 अंडर रूट 130 आपके पास आंसर है। तो 125 में आपके पास ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 126, जेट बॉम्बर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ साउंड drop bomb from 5 kilometer above the ground, what will be the horizontal component of velocity of bomb after 2 seconds? Remember, जब जहाज जाता है, सही है, तो जहाज का जो वेलोसिटी होगा, जिस वेलोसिटी से जहाज जाता है, अगर वो बम को ड्रॉप करे तो बम जो है वो इस किस्म का पाथ फॉलो करेगा, लाइक दिस, ये इस किस्म का पाथ फॉलो करेगा हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर जो जहाज का वेलोसिटी होगा, जो जेट का वेलोसिटी होगा, वही आपके पास Vx होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, सही है ना। तो अगर जहाज यहां पर है और ये बम को ड्रॉप करे तो बम ये वाला पाथ फॉलो करेगा और यहां पर ये टारगेट को हिट कर जाए। तो जो जेट बम्बर का वेलोसिटी होगा वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा। और हमने पढ़ा है कि थ्रू आउट अ प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो जेट के वेलोसिटी के बारे में आपको बताया गया है कि वो साउंड स्पीड से जा रहा है। तो जब आपको टेम्परेचर गिवन नहीं तो आप रूम टेम्परेचर लेंगे, तो रूम टेम्परेचर पे जो स्पीड ऑफ साउंड आपके पास होता है वो 340 मीटर पर सेकंड होता है। 340 मीटर पर सेकंड आपके पास होता है रूम टेम्परेचर वाला स्पीड ऑफ साउंड। आप प्रेफर्ड करेंगे अगर आपको स्पीड ऑफ साउंड गिवन नहीं है तो अप्रॉक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकंड वो स्पीड ऑफ साउंड है एट रूम टेम्परेचर। तो 126 में आपके पास बी ऑप्शन है 340 मीटर पर सेकंड, क्योंकि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द जेट, ठीक है। तो जेट का जो वेलोसिटी होगा वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, ठीक है। MCQ 127, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, सही है ना। जब हम इसका एरिया इनक्लोज्ड का जिक्र करते तो एरिया इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन इन टाइम, और ये आपके पास जो चेंज इन वेलोसिटी का ग्राफ है, AT का प्रोडक्ट, ये आपको चेंज इन वेलोसिटी, चूंकि एक्सेलरेशन डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा T के बराबर है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू A डेल्टा T आपके पास होगा। तो ये हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है,
So the area under acceleration time graph represent change in a velocity. तो 127 में आपके पास C ऑप्शन जो होगा it will be the correct option. सही है, तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको देखेगी। आपको पता है एक्सेलरेशन का जो काज है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है इन काइनेमैटिक्स। तो एरिया आपके पास वो आपको चेंज इन डेल्टा वी के बारे में आपको बताएगा। अच्छा 128 आपके पास है MCQ नंबर 128। When the atmospheric pressure of air is increased 10 times while the temperature remains constant, then speed of sound will, याद रखिए हमारे पास जो speed of sound है, speed of sound, it is independent of pressure. It is independent of pressure. तो pressure जितना टाइम भी चेंज हो जाए, स्पीड ऑफ साउंड पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो है इट रिमेन सेम। सी ऑप्शन आपके पास जो रिमेन सेम। प्रेशर जितना टाइम भी चेंज हो जाए स्पीड ऑफ साउंड पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो जाए। और आपको बताया गया है कि द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो सी ऑप्शन रिमेन सेम आपके पास आंसर है। MCQ नंबर 129 आपके पास जो है 2 रेडियन इज इक्वल टू डैश रिवोल्यूशन। तो देखिए 1 रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर आपके पास होता है। तो अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 1 रिवोल्यूशन 1 डिवाइड बाई 2 पाई, ये 1 रेडियन आपके पास होगा। तो अगर मैं 2 रेडियन लूँ तो 1 डिवाइड बाई 2 पाई रिवोल्यूशन, दिस विल बी 2 रेडियन। 2 अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें तो 2 and 2 इज कैंसल। तो हमारे पास 1 डिवाइड बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय पाई आपके पास आ जाएगा। और पाई 3.14 ऊपर जाएगा तो 3.14 की पावर -1। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 1 डिवाइड बाय पाई या 1 डिवाइड बाय 3.14 और 3.14 की पावर -1। अच्छा 130 आपके पास है। MCQ नंबर 130 आपके पास है। MCQ number 130, second resonating length and resonating frequency of the resonance tube is 75 centimeter, 900 hertz. Then its first resonating length and resonating frequency will be, याद रखिए आपके पास resonance tube जो होता है ना वो closed pipe का, ये closed pipe होता है। और इसमें आपको पता है कि आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट रेजोनेंस पे आपके पास हाफ लूप बनता है, हाफ लूप बनता है। सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ पे एक हाफ एक पूरा लूप बनता है। थर्ड रेजोनेटिंग पे 2 कंप्लीट और एक हाफ लूप आपके पास बनता है। तो हमारे पास एक फार्मूला है Ln इज इक्वल टू 2n-1 इंटू L1। इसको हम कहते हैं दिस इज nth रेजोनेटिंग लेंथ। ये आपके पास nth रेजोनेटिंग लेंथ है और ये आपके पास फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ है। दिस इज द फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ और 2n-1 आपको ऑड देगा। तो अगर आपके पास फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ L1 है, सेकंड 3L1 होगा, थर्ड आपके पास 5L1 होगा, फोर्थ आपके पास 7L1 होगा और इस तरह जाते जाए। तो देखिए आपसे आपको थर्ड रेजोनेटिंग लेंथ दिया गया है, 5L1 आपको दिया गया है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी याद रखे ये चूंकि क्लोज पाइप है तो 2n-1 F1 ये nth हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी आपके पास होगा। F1 3F1 ये आपके पास जो है 5F1 एंड सो ऑन। तो देखिए ये फर्स्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, सेकंड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, थर्ड ये फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, ये सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ, ये थर्ड रेजोनेटिंग लेंथ है। अगर आप अभी MCQ 130 में देख ले सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ आपको दिया गया है, सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ आपको दिया गया है 3L1 आपको दिया गया है दैट इज 75 सेंटीमीटर और L1 आपसे मांग रहे तो 75 डिवाइड बाई 3 ये आपके पास 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ 25 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। अच्छा सेकंड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया था 900 हर्ट्ज और आपसे फर्स्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मांग रहा है तो 900 डिवाइड बाई 3 ये आपके पास 300 हो जाएगा। तो फर्स्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज
और यहाँ पर आपके पास फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ 25 सेंटीमीटर आपके पास हो जाएगा। तो 130 में आपके पास 25 सेंटीमीटर एंड 300 हर्ट्ज, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, 300 हर्ट्ज फर्स्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आपके पास होगा। तो ये आपके पास आंसर जो है 130 में बी आपके पास करेक्ट आंसर है। अच्छा, अब यहाँ पर 131 MCQ 131 में टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट हाइट h इज 800 जॉल। ये आपके पास टोटल हाइट है और यहाँ पर टोटल एनर्जी आपके पास 800 जॉल है, 800 जॉल है। फिर आपसे ये पूछ रहा है कि अगर ये 7h डिवाइड बाई g हाइट फॉल हो जाए, 7h डिवाइड बाई 8 हाइट, ये आपके पास हाइट फॉल है। तो फिर आपसे पूछ रहे हैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो देखिए, अगर 7h डिवाइड बाई 8 फॉल हो जाए तो h डिवाइड बाई 8 अभी भी आपके पास रिमेनिंग हाइट होगा, h बाई 8 इज अ रिमेनिंग। अगर आप ये टोटल हाइट को 8 इक्वल हिस्सों में तकसीम करें तो 7 हिस्से के बराबर हाइट फॉल हो गया है और 8 में से एक हिस्से के बराबर हाइट जो है वो अभी भी रिमेनिंग है। तो देखिए, रिमेनिंग के साथ जो 1/8 है, तो 800 जॉल के को मैं अगर 8 पे डिवाइड करूं, ये मेरे पास 100 जॉल आ जाएगा और रिमेनिंग हाइट आपके पास ये रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी आपको देगा। और अगर 800 में 100 जॉल रिमेनिंग है तो 700 जॉल ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी लास्ट होगा एंड इट विल बी द काइनेटिक एनर्जी गेन। और आपसे काइनेटिक एनर्जी ही पूछ रहा है, सही है। तो हाइट h पे टोटल एनर्जी 800 जॉल था, अगर ये फॉल हो जाए 7h डिवाइड बाई 8 तो 8 में से 7 हिस्से गिर गया तो 8 में से एक हिस्सा अभी भी जमीन से ऊपर है। तो देखिए, अगर 8 में से एक हिस्सा अभी भी ऊपर है तो 800 में से एक हिस्से के बराबर एनर्जी अगर आप 8 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो ये रिमेनिंग होगा। तो 800 को अगर मैं 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो एक पार्ट का एनर्जी 100 जॉल होगा। तो ये रिमेनिंग ये आपके पास 700 लॉस होगा और 700 जो लॉस है वही काइनेटिक एनर्जी गेन होगा। तो 700 जॉल आपके पास है। दिस इज द आंसर 131 में बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 132, if a car requires 30 seconds to accelerate from 0 to 90 km per hour, its average acceleration is। तो देखिए, सिंपल फार्मूले आपके पास A is equal to डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा T, और मैं इसको लिख सकता हूं V2 माइनस V1 डिवाइड बाय डेल्टा T। और V2 देखिए आपको बताया गया है रिक्वायर्ड 30 सेकंड टू एक्सेलरेट फ्रॉम 0 to 90 किलोमीटर पर आवर, 0 से 90 किलोमीटर। तो V1 आपके पास ये 90 किलोमीटर पर आवर, V1 तो 0 है और ये आपके पास 30 सेकंड है। तो आपने क्या करना है, किलोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है और आर को आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर और आर को आपने 3600 सेकंड में कन्वर्ट करना होगा डिवाइड बाई 30 सेकंड। तो जब आप इसको सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास आता है ए ऑप्शन, ये हमारे पास आता है 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, आप ये देखिए, मैं अगर लिख लो 30, ये आपके पास 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और ये आपके पास हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³। तो ये 10⁻³ कैंसल, और देखिए नीचे डिनोमिनेटर 3.63 से ज़्यादा है तो आपके पास आंसर 1 से कम आएगा। तो फर्दर सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। इस किस्म के क्वेश्चंस में भी आप में से कुछ स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि मेरे पास वो कैलकुलेटर नहीं है, अकल से काम ले। 3 ऊपर जो डिनोमिनेटर है वो कम है, डिनोमिनेटर बड़ा है, सो रेशियो विल बी ऑलवेज लेस देन 1। तो अगर आप देखें आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो 1 से कम है, बाकी बी सी डी वो 803, 83, 8003, तो ये 1 से ज़्यादा है, ये आंसर नहीं है। तो 0.83 एक ही ऑप्शन आपको इस तरह दिया गया है जो 1 से कम है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसमें ए आंसर आपके पास आ रहा है। MCQ 133,
133 आपके पास जो है, the amplitude of a particle performing simple harmonic motion is A, the displacement at which its velocity will be half of its maximum velocity is. एम्पलीट्यूड क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर आपके पास जो वेलोसिटी है हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी हो, मतलब आपको बताया गया है कि v आपके पास v0 डिवाइड बाई 2 हो, तो हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू v0 साइन थीटा। तो देखिए v0 तो है, यहाँ पर v0 तो है, साइन थीटा मिसिंग है। साइन थीटा के बजाय आपको दिया ये हाफ, साइन थीटा के बजाय हाफ है, तो वो कौन सा एंगल है जिसपे साइन थीटा आपको हाफ वैल्यू दे, वो 30 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ, ये आपके पास 30 डिग्री आ जाता है। और देखिए हमारे पास है x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड कास थीटा, तो अगर आप कास 30 यहाँ पर पुट कर ले तो आपके पास आ जाता है √3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए। √3 डिवाइड बाई 2a आपके पास आंसर आ जाएगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। तो हमारे पास जो आंसर है सी ऑप्शन जो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। √3 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी हो तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आपके पास होगा, इट विल बी √3 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड आपके पास होगा। तो देखिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आपके पास x0 cos थीटा और x0 एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड के बारे में आपको बताया गया है कि आपके पास एम्पलीट्यूड वो कैपिटल A है, ठीक है, और वेलोसिटी में आपके पास साइन थीटा होता है, v0 साइन थीटा। नाउ MCQ नंबर 134, ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज। अगर एक्सपेंशन हो जाए तो वर्क डन आपके पास है वो पॉजिटिव होता है, ये आपके पास एक्सपेंशन के दौरान होता है। अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन आपके पास हो, दिस इज द एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो डेल्टा W पॉजिटिव है बट डेल्टा U आपके पास है, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव। सही है, तो एक्सपेंशन में सिस्टम अपना इंटरनल एनर्जी यूज कर लेते हैं फॉर एक्सपेंशन, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास होगा, इट विल बी नेगेटिव। बी आपके पास आंसर होगा। MCQ 135, for single system value of specific heat constant at constant volume is x. Specific heat constant at constant volume, ये आपको x कहा गया है। For same system specific heat constant value at constant pressure will be Cp आपके पास क्या होगा अगर कैपिटल R को स्मॉल r हम कह दें, जनरल गैस कांस्टेंट को हमने R कह दिया, तो सिंपल फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, Cv प्लस R x प्लस r, तो x प्लस r आपके पास है, दिस इज द आंसर। बी आपके पास ये करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 136, when earth shrink to half of its radius while mass and average density of earth remain same, then daytime will be। तो देखिए ये आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम करते हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको ये कहता है कि डे टाइम आपके पास है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अर्थ, या मैं लिख सकता हूं डे टाइम आपके पास है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो देखिए अगर अर्थ श्रिंक हो जाए और रेडियस आपके पास है वो हाफ ऑफ अर्थ बन जाए, तो आपके पास डे टाइम जो होगा, डे टाइम वो 4 टाइम आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली 24 आवर्स का डे टाइम है, इसको 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास 6 आवर्स आ जाएगा, दिन रात 6 घंटों का बन जाएगा। तो 6 आवर्स, सी ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिन रात 6 घंटों का हो जाएगा। अगर अर्थ श्रिंक हो जाए और उसका रेडियस आपके पास हाफ हो जाए तो डे टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अर्थ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आर स्क्वायर होता है, तो ये हाफ हो जाए तो डे टाइम 4 टाइम डिक्रीज आपके पास हो जाएगा। तो 24 आवर को आप अगर 4 पे डिवाइड करें तो 6 घंटे आपके पास हो जाएंगे, 6 आवर्स, दिन रात 6 घंटों का हो जाएगा। MCQ नंबर 137, MCQ number 137, 100 Newton weight measured by spring balance having rail weight 50 Newton in elevator moving upward with 8.4 meter per second square, then gravitational field strength there will be। याद रखें
अगर एलिवेटर अपवर्ड जा रहा है, एलिवेटर अपवर्ड जा रहा है विद एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, अगर एलिवेटर का एक्सेलरेशन g के बराबर हो तो याद रख के स्प्रिंग बैलेंस जो वेट रीड करेगा वो 2 टाइम्स ऑफ रेल वेट होगा। जिस तरह एमसीक्यू में आपको बताया गया है कि 50 न्यूटन बॉडी के वेट को वो 100 न्यूटन रीड कर रहा है, तो अगर 50 न्यूटन वेट वाले बॉडी को, रियल वेट 50 न्यूटन है लेकिन वेट ऑब्जर्व 100 न्यूटन है, स्प्रिंग बैलेंस हमें 100 न्यूटन वेट दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एलिवेटर जो जिस एक्सेलरेशन से जा रहे हैं वो g के बराबर होगा। तो जो एक्सेलरेशन एलिवेटर का होगा वही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर 8.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन 8.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर। MCQ नंबर 138 बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस डैश फोर्स। आपने पढ़े न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, अगर फोर्स इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग, अगर फोर्स डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन भी डिक्रीजिंग, अगर फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो अगर आप देख ले 138 में बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो फोर्स भी आपके पास कांस्टेंट होगा, ए करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 139 स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर फिक्स एट बोथ एंड्स। ये आपके पास स्ट्रिंग है और ये दोनों एंड से फिक्स है और इसका लेंथ आपको दिया गया है वो है 10 सेंटीमीटर है। तो पूरा लेंथ 10 सेंटीमीटर है लेकिन हमने इसको प्लग किया है L/10 पे, हमने इसको L/10 पे प्लग किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर और पूरा लेंथ तो आपके पास वो 10 सेंटीमीटर है और आपको MCQ में बताया गया कि लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमने इसको L/10 पे प्लग किया है। L/10 मीन्स 1 सेंटीमीटर पे प्लग किया, तो 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का 10 टाइम कम। अगर आप 10 सेंटीमीटर को 10 पे डिवाइड करें तो ये आपको 1 सेंटीमीटर देगा। तो इसका मतलब है कि रेजोनेटिंग लेंथ L/10 है। ये नीचे जो नंबर है L/10, इसको अगर आप हाफ करें, क्योंकि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ L/2 इंटू 5, ठीक है, ये आपके पास L/2n, तो ये आपको नंबर ऑफ लूप्स देते हैं। 5 नंबर ऑफ लूप्स आपके पास बनेंगे और अगर 5 लूप्स आपके पास बनेंगे तो 5 एंटी नोड्स आपके पास बनेंगे। तो द नंबर ऑफ एंटी नोड्स जो आपसे पूछ रहे हैं वो 5 होंगे और नोड 6 होंगे आपके पास। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, हमने कहां पर प्लग किया 1 सेंटीमीटर, तो मैं 10 सेंटीमीटर को किस नंबर पे डिवाइड करूं कि 1 सेंटीमीटर आ जाए, तो 10, L/10 है ये बेसिकली। तो L/10 इसको मैं लिख सकता हूँ 25 और हमारे पास फार्मूला है 2n, n नंबर ऑफ लूप, तो ये 5 आपके पास नंबर ऑफ लूप से आसानी से आप इस नीचे वाले नंबर को हाफ करें, उतने नंबर ऑफ लूप्स आपके पास बनेंगे। MCQ नंबर 140 में ड्यूरिंग ऑसिलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हाउ मच टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स इक्वल। ये देखिए, ये आपके पास एक पूरा ऑसिलेशन अगर है, ये अगर आपके पास एक पूरा ऑसिलेशन है, ये आपके पास ये मीन पोजीशन, ये आपके पास A प्राइम, ये ऑन अ वे बैक एट मीन पोजीशन, ये A प्राइम, ये आपके पास A। तो देखिए 4 पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आपके पास चौथा। 45 डिग्री पे ये आपके पास 90 + 45 135 डिग्री पे, ये आपके पास 225 डिग्री पे और ये 315 डिग्री पे। इन 4 पॉइंट्स पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है। तो एक ऑसिलेशन में 4 दफ़ा, 1 2 3 4 दफ़ा स्टार्टिंग और मीन पोजीशन के दरमियान, मीन और अपोजिट एक्सट्रीम के दरमियान, opposite on away back between mean and opposite extreme position, on away back between mean and starting position, 4 पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है। तो मैं लिख लूंगा बी ऑप्शन करेक्ट है, 4 दफ़ा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर होते हैं। MCQ नंबर 141 है आपके पास। 141 MCQ में फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव इन गैसेस आर, तो लेप्लासिस करेक्शन फार्मूला एक्यूरेट फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव इन गैसेस आर एडियाबेटिक। ये तो सिंपल है आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव्स इन गैसेस आर एडियाबेटिक प्रोसेस। 141 में आपके पास जो है बी ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू लेप्लासिस करेक्शन फार्मूला।
adiabatic process. 142, the frequency of sound waves produced by source is 500 Hz. When source moved towards stationary observer with half of speed of sound, then frequency produced by sound source will be. यहाँ पर आपसे frequency observed के बारे में नहीं पूछ रहा, यहाँ पर आपसे पूछ रहे the frequency produced by the source. तो ये तो याद रखिए, डॉपलर इफेक्ट में जो सोर्स फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं वो तो कांस्टेंट होता है, लेकिन हम जो फ्रीक्वेंसी में चेंज ऑब्जर्व करते हैं, हम जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करते हैं, जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होता है वो चेंज होता है, वो ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन सोर्स का फ्रीक्वेंसी तो हमेशा कांस्टेंट होता है. सोर्स आपकी तरफ आ रहे हैं या आपसे दूर जा रहे हैं, या आप सोर्स की तरफ जा रहे हैं या आप सोर्स से दूर जा रहे हैं, तो सोर्स का फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगा. हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व चेंज हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो सकता. तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बारे में, सोर्स के फ्रीक्वेंसी के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो 500 हर्ट्ज पहले भी तो और 500 हर्ट्ज बाद में भी होगा. तो सी ऑप्शन 500 हर्ट्ज इज द आंसर. 143 आपके पास है एडियाबेट इज डैश इज आइसोथर्म. 143 में आप लोगों को याद होगा कि हमारे पास जो पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम, तो ये आइसोथर्म आपके पास होता है, इसको हम कहते हैं दिस इज आइसोथर्म. और अगर हम एडियाबेट जो है वो ड्रा करें, एडियाबेट, तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है, स्टीपर, इसको हम कहते हैं ये आपके पास एडियाबेट होता है. दिस इज एडियाबेट. तो एडियाबेट आपके पास ये स्टीपर है, नीचे की तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, तो एडियाबेट आपके पास है, दिस इज स्टीपर. तो स्टीपर आपके पास जो है 143 में सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, स्टीपर. एडियाबेट इज स्टीपर देन आइसोथर्म. 144 what will be the wavelength of standing waves formed at third resonance in closed organ pipe if length of organ pipe is a 15 सेंटीमीटर. तो क्लोज्ड आर्गन पाइप है, याद रखिए क्लोज्ड आर्गन पाइप का जो फार्मूला है फॉर द वेवलेंथ दैट इज 2n-1 फॉर l डिवाइड बाई 2n-1. अब आपको बताया गया है थर्ड रेजोनेंस, तो आपने लेमडा 3 4l, ये आपके पास 2 3 6 -1 5 4 मल्टीप्लाई बाय l 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 5. तो 60 डिवाइड बाय 5 से आपके पास क्या आता है 12 सेंटीमीटर. तो 12 सेंटीमीटर आपके पास है वो वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव होगा. 12 सेंटीमीटर विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ स्टैंडिंग वेव. क्लोज पाइप का जो वेवलेंथ का फार्मूला होता है 4l डिवाइड बाई 2n-1. ये n नंबर ऑफ रेजोनेटिंग, रेजोनेंस कौन सा कंडीशन है, फर्स्ट रेजोनेंस है, सेकंड रेजोनेंस है, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा. नाउ एमसीक्यू नंबर 145 आपके पास है द रेशियो ऑफ हाइट फॉल ऑफ अ बॉडी आफ्टर 2 सेकंड एंड 4 सेकंड्स विल बी डैश. तो आपने h1 मालूम करना है हाफ gt1 स्क्वायर, h2 आपने मालूम करना है हाफ gt2 स्क्वायर. t1 आपको दिया गया है, t1 2 सेकंड है, t2 4 सेकंड है. तो अगर आप इन फार्मूलों में पुट कर ले h1 डिवाइड बाय h2, तो ये 1 डिवाइड बाय 4 आपके पास आ जाएगा. अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करें 1:4 आपके पास आंसर आ जाएगा. तो ए आपके पास है, दिस इज द करेक्ट आंसर. एमसीक्यू नंबर 146 a t divided by 12 what will be the instantaneous velocity of simple harmonic oscillator. t आपको बताया गया t डिवाइड बाय 12. t डिवाइड बाय 12 पे आपके पास इंस्टेंटेनियस जो है वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आपके पास वो क्या होगा. तो हमारे पास फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी. यहाँ से एंगल मालूम करें तो t तो आपको दिया गया है 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल टी, स्मॉल टी आपको दिया गया है t डिवाइड बाय 12. तो t एंड t इज कैंसल, 2 12 के साथ कैंसल, थीटा आपके पास जो है तो ये आपके पास पाई बाय 6 बन जाएगा. पाई बाय 6 आपके पास बन जाएगा. और पाई बाय 6 का मतलब आपके पास होता है 180 डिग्री डिवाइड बाय 6, तो ये 30 डिग्री आपके पास बन जाता है. तो आपसे पूछ रहा है 146 में व्हाट विद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो देखिए वेलोसिटी का फार्मूला ये है वी नॉट साइन थीटा. तो वी नॉट आपके पास थीटा ये 30 डिग्री है और साइन 30 आपके पास जो है साइन 30. साइन
30 आपके पास जो है वो हाफ के बराबर है, दिस विल बी इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाय 2। तो आपके पास 146 में सी ऑप्शन करेक्ट है, वी नॉट डिवाइड बाय 2। 147 में MCQ नंबर 147, what is the phase difference between 2 points 0.2 meter away on a wave having 0.8 meter wavelength? हमारे पास फार्मूला है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई डी डिवाइड बाय लेमडा, फेज डिफरेंस और डी पार्ट डिफरेंस है। तो ये आपके पास 2 पाई डी आपको दिया गया है 0.2 मीटर, ये आपको 0.2 मीटर दिया गया और वेवलेंथ आपको 0.8 मीटर दिया गया है। तो जब आप इसको सॉल्व करें हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2, पाई डिवाइड बाय 2 इज द आंसर। तो पाई बाय 2 आपके पास है 147 में, दिस इज द आंसर। फेज डिफरेंस पाई बाय 2 आपके पास होगा। अच्छा 148 में MCQ नंबर 148 में हमें दो इक्वेशंस दिए गए, x1 इज इक्वल टू x नॉट cos विद एंगल ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री और x2 आपके पास x नॉट cos ओमेगा टी प्लस 270 आपको दिया गया 270 डिग्री। तो आपसे पूछ रहे कि इन दोनों में फेज डिफरेंस आपके पास क्या होगा, व्हाट विल द फेज डिफरेंस। तो सिंपली आप 270 और 90 का डिफरेंस मालूम करें। तो 270 माइनस 90 आपके पास हो गए, इट विल बी 180 डिग्री। सिंपली आप इन दोनों एंगल का डिफरेंस निकालें। तो 270 माइनस 90 आपके पास 180 डिग्री। ए आपके पास है, ये करेक्ट आंसर है। सही है। तो ये आपके पास फेज डिफरेंस क्या होगा अगर आपको दो इक्वेशन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के दो ऑसिलेटर्स के गिवन हो। 149 MCQ number 149, which graph related instantaneous velocity of simple harmonic oscillator and instantaneous displacement while moving from starting position to mean position। तो देखिए स्टार्टिंग पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ, ये स्टार्टिंग पोजीशन और ये मेन पोजीशन की तरफ अगर जा रहे हैं तो वेलोसिटी आपको पता है इंक्रीज होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम। तो स्पीड इंक्रीज हो रहा है, तो अगर स्पीड आपके पास इंक्रीज होगा तो ग्राफ आपके पास है वो इस तरह आएगा, लाइक दिस, द स्पीड इज इंक्रीजिंग, या आपके पास वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी ऑप्शन है। MCQ नंबर 150 आपके पास जो है ग्राफ ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, ग्राफ ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। तो देखिए एक ग्राफ आपको दिया गया वॉल्यूम, ये प्रेशर, तो देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, ये भी ठीक है। दूसरा ग्राफ आपको दिया गया टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर, और ये भी आपको दिया गया प्रेशर इज कांस्टेंट। तो टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करें डिक्रीज तो प्रेशर कांस्टेंट है, ये भी ठीक है। और तीसरा आपके पास जो है ये 150 MCQ में थोड़ा सा कंपोजिंग वाले से गलती हुई, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम, ये आपके पास टेम्परेचर और ग्राफ इस तरह बनाया गया है। तो हमें पता है कि प्रेशर जब कांस्टेंट होता है, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। तो कंपोजिंग वाले ने गलती से यहाँ पर पी लिखा हुआ है, सही है, ये भी आपके पास, और ऑप्शन हमने डी ऑप्शन ऑल डाला हुआ है। तो जिन्होंने भी डी किया होगा उसको मार्क्स मिल जाएंगे। कंपोजिंग वाले से यहाँ पर टेस्ट में जो मुझे नज़र आ रहा है, तो टेस्ट में यहाँ पर कंपोजिंग वाले ने पी लिखा हुआ है, ये VT है, सही है। तो प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ऑल का ऑप्शन मैंने दिया था, हमने दिया था, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का था। तो 150 में डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आपके पास करेक्ट है। लेकिन सॉरी, आपके पास अगर पेपर है तो इसको टिक करें, ये जो आपके पास सी ऑप्शन है तो पी के बजाय ये वॉल्यूम कंसिडर करें और ये टेम्परेचर है। अच्छा, अब MCQ नंबर 151, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर। तो आपके पास F क्रॉस V, ये तो पावर नहीं है। F और V ना क्रॉस प्रोडक्ट है ना डॉट है, तो ये भी गलत है। F मल्टीप्लाई बाय A, ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इसमें कोई भी इक्वेशन पावर का नहीं है। अच्छा 152 आपके पास जो है MCQ नंबर 152 आपके पास जो है, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज केप्ट कांस्टेंट एज इट एक्सपेंड, द गैस डज एक्सटर्नल वर्क ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। याद रखे, अगर आपके पास जो है टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख लें
तो याद रखिए जो इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा। इंटरनल एनर्जी विल बी ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये भी आपके पास कांस्टेंट होगा। तो 152 में आपके पास जो है ए ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट। थैंक यू। फर्स्ट ईयर मैंने डिस्कस किया, सेकेंड ईयर इंशाल्लाह एक दूसरा टीचर आपके साथ डिस्कस कर लेगा। देखिए बोल्ड रहना है, डरना नहीं है, टेस्ट इंशाल्लाह आपकी तवक्कुआत से भी आसान होगा इंशाल्लाह, डरना नहीं है, ठीक है। टेस्ट बहुत इजी होगा, आपने जितना पहले भी पढ़ा था और अभी थोड़ा सा पढ़ा इंशाल्लाह वो बहुत बहुत ज़्यादा है, तो डरना नहीं है, बोल्डली चले जाए, टेस्ट इंतहाई आसान होगा इंशाल्लाह आपके लिए। अल्लाह आपकी मदद करे, और अगर आप लोगों ने मेहनत की है सही तरीके से और आपने टाइम दिया है अपने मार्क्स लेने के लिए, तो अल्लाह करे बहुत कामयाब हो जाए, और अल्लाह करे जिन्होंने जो गलत तरीक़ों से आना चाहते अल्लाह करे वो सारे इन टेस्ट में रह जाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।